नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 8th के होने वाले हैं। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या क्लास 8th का फाइनल एग्जाम या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो देखिए, जब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत दिनों तक फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो अल्टीमेटली क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। शुरुआत में तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते हैं, बहुत दिनों तक इसको यूज़ करते रहते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेकंड में कहा गया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन। अब देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो किस में पाया जाता है, तो ये रूट के नोड्यूल्स में, रूट में नोड्यूल्स होता है, गांठें होती हैं रूट्स में, उसी में पाया जाता है। ठीक है। और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं जिसमें पाया जाता है, तो इसको कहते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट। ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं वो। ठीक है, मेनली जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, उसमें ये चीज़ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ साइट्रिक एसिड। देखिए, साइट्रिक एसिड आपको पता है, जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो एस्परजिलस का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, तो ये एक तरीके का फंगस है। क्या है, ये एक तरीके का फंजाई है या फंगस है जिससे साइट्रिक एसिड को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। अब देखिए, जो दूध होता है जब वो दही में कन्वर्ट होता है तो किसकी वजह से कन्वर्ट होता है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है, और यही बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को दही में या कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं, तो आर्टिफिशियल सिल्क रेयन को कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 8th का क्वेश्चन है। रेयन को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और एल्कलीज। अब देखिए, एल्कलीज क्या होते हैं, तो वाटर सोल्यूबल जो बेसेस होते हैं, ऐसे बेसेस जो पानी में घुल जाएं, तो वाटर सोल्यूबल बेसेस। ठीक है, ऐसे बेसेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, एल्कली कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा चारों में से कौन सा ऐसा है जो एसिड या बेस से कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कॉटन पे इफेक्ट पड़ेगा, वुल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जूट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलॉइड। तो देखिए, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार में से तीन ऑप्शन जो है वो मेटेलॉइड हैं, एक ऑप्शन मेटेलॉइड नहीं है। अब मेटेलॉइड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। मेटेलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास जिनका अगर नेचर देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल्स की भी होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मेटलॉइड नहीं है। तो बोरॉन मेटलॉइड है, जर्मेनियम भी मेटलॉइड है, सिलिकॉन भी मेटलॉइड है। इसी तरीके से अगर आर्सेनिक होता तो आर्सेनिक भी क्या होता, मेटलॉइड होता। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी मेटलॉइड नहीं है, ये क्या है, एक मेटल है। ठीक है, और मरकरी के बारे में भी बताए थे, ये एक लौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इसका अगर स्टेट देखा जाए तो कैसा होगा, लिक्विड स्टेट होगा रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट में कहा गया द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दीज कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो देखिए, मेटल्स को हैमरिंग कर सकते हैं और उसको बहुत पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, लस्चरस क्या होता है, तो लस्चरस मतलब होता है चमक, जो सरफेस होती है, सरफेस में चमक होती है, उसको लस्चरस कहते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जितने भी मेटल्स होंगे वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको जब स्ट्राइक किया जाएगा तो रिंगिंग, घंटी जैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है जब उनको हम लोग खींचते हैं मेटल्स को, तो वो जिस लिमिट तक उसको खींच सकते हैं बिना टूटे, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये भी मेटल्स में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट में आते हैं द मेटल यूज्ड इन रैपिंग ऑफ मेडिसिन। आपने देखा होगा जो मेडिसिन होती हैं उसको, उसका जो कवरिंग होती है वो एक मेटल की होती है, और उस मेटल को क्या कहते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की कवरिंग होती है, याद रखिएगा। मेनली होता क्यों है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, और साथ ही साथ एल्युमिनियम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि जब एल्युमिनियम की कवरिंग में हम लोग किसी दवा को रखते हैं तो होता क्या है कि उसके अंदर लाइट नहीं जा पाती, और लाइट नहीं जा पाती है तो उस दवा में कोई भी चेंजेस नहीं हो पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट इग्निशन टेम्परेचर। अब आपको पता है इनमें से इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम किसका होगा। अब इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी
आपका कोई भी जो भी ये कह सकते हैं कि जो भी आपके फ्यूल हैं जब वो बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे बर्निंग स्टार्ट करते हैं उसी को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। और ये सबसे कम किसका होगा? सीएनजी का होगा। सीएनजी का मतलब है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। और सीएनजी में मेनली होती क्या है तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीथेन होती है। द बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल, अब देखिए कोल की बेस्ट वैरायटी का मतलब क्या है कि कार्बन कंटेंट, ठीक है, कार्बन का जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रासाइट में, फिर बिट्यूमिनस में होता है, फिर लिग्नाइट में होता है, और सबसे बेकार कौन सी होती है? पीट होती है। तो बेस्ट कौन सी है? एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार कौन सी है? पीट है। नेक्स्ट पे आते हैं द बर्निंग ऑफ फास्फोरस इन एयर। तो देखिए जब फास्फोरस जो है बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, जब ये एयर में बर्न होता है तो बहुत तेजी से बर्न होता है, तो ऐसे कंबशन को कहते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कम्स आउट फ्रॉम द फायर एक्सटिंग्विशर टू स्टॉप फायर। दे फायर एक्सटिंग्विशर में से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? फायर को एक्सटिंग्विश करती है, मतलब आग को बुझा देती है। सिमलीपाल, अब देखिए सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15th में देखिए कहा गया है द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो देखिए जब तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, तो क्या बनाता है? तो वो प्रोटोप्लाज्म बनाता है। क्या बनाएगा? प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाईसेक्सुअल? अब बाईसेक्सुअल इनमें से कौन होगा? तो अर्थवॉर्म जो होता है, याद रखिएगा, ये बाईसेक्सुअल होता है, बाकी सबके सब यूनिसेक्सुअल हैं। फ्रॉग्स रिप्रोड्यूस बाय फ्रॉग्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? ठीक है, तो फ्रॉग्स का रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा। मेटामॉर्फोसिस में होता क्या है? ये तो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। जो टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्जन होता है उसको ड्रास्टिक चेंजेस जो होते हैं, मतलब अचानक से जो चेंज होते हैं टैडपोल का फ्रॉग में कन्वर्ट होना, वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। फ्रॉग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इन ह्यूमन बींग्स 23rd पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड। अब देखिए ह्यूमन बींग में जो 23वां पेयर होता है क्रोमोजोम का, उसको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। और ये सेक्स क्रोमोजोम मेल में क्या होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो मेल में अगर आप देखेंगे तो XY होते हैं, और फीमेल में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो फीमेल में क्या होते हैं? XX होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोजोम याद रखिएगा 23वां पेयर है। पेयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो क्रोमोजोम है, एक X और एक Y। फीमेल में अगर आप देखेंगे तो सेक्स क्रोमोजोम में दोनों XX होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में कहा गया मेनोपॉज अकर्स एट द एज ऑफ अबाउट। देखिए मेनोपॉज क्या कंडीशन होती है? मेनोपॉज वो स्टेज होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है वुमेन में, ठीक है। और ये कब होता है? तो 50 ईयर्स के बाद होता है, 45 ईयर्स के बाद होता है। तो इसमें आंसर क्या लगेगा? 40 to 50 ईयर्स लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज। अब देखिए ओवरी आपको पता होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी। अब इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको ईस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है, और उससे जो रिलीज होता है हार्मोन उसको क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? चलिए आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो इंसुलिन है वो कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है, और इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से डायबिटीज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ये बताइएगा कि इंसुलिन जो है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है, कौन सी ग्लैंड है जो इंसुलिन को रिलीज करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, द पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखिए आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो क्या करता है? अपनी तरफ हर ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो जिस फोर्स से खींचता है उसको वेट कहा जाता है, याद रखिएगा, उसको वेट कहते हैं। वेट भी कह सकते हैं और उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, तो यही आंसर इसका सही है। अब यहाँ बात करी गई लॉन्ग जंप की। तो लॉन्ग जंप के टाइम पे आपको बताना है व्हेन डू एथलीट्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स। कब मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? जब वो टेक ऑफ कर रहे होते हैं, जब वो उछल रहे होते हैं, जब टेक ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है। टेक ऑफ का मतलब ये कह सकते हैं कि जब वो ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है वो दौड़ते दौड़ते आता है, फिर यहाँ पर टेक ऑफ करता है, फिर यहाँ पे आके लैंड करता है। तो जो टेक ऑफ वाली पोजीशन है, यहाँ पर एथलीट मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। व्हेन एक्सल रोटेट्स इन स्लीव, जब एक्सल रोटेट करता है, एक्सल मेनली गाड़ियों में होता है, ठीक है, और जब ये रोटेट करता है तो जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अच्छा, स्लाइडिंग ज़्यादा होता है कि रोलिंग ज़्यादा होता है कि लिमिटिंग ज़्यादा होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे स्मॉल होता है, इसके बाद आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा।
कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो सॉलिड में सबसे ज्यादा लगेगा, लेकिन गैस में सबसे कम लगता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस बीइंग आर अनेबल टू हियर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन। अब देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन सकते हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं उसको कहते हैं ऑडिबल रेंज। क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज कहते हैं। और ह्यूमन बींग्स की अगर आप ऑडिबल रेंज की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स की ऑडिबल रेंज क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से, मतलब हम लोग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो वॉइस है वो सुन सकते हैं। तो वही पूछा गया है कि किसके बाद हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज के बाद की फ्रीक्वेंसी हम लोग नहीं सुन पाते। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ। अब देखिए ईयर ड्रम किसका पार्ट है? नाम से पता चल रहा है ईयर का पार्ट है, तो हियरिंग ऑर्गन का पार्ट है जो कि हमारा ईयर है। व्हाट कॉजेज रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन क्या होता है? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होता है साउंड का, उसकी वजह से एक फिनोमेना आता है जिसको कहते हैं रिवर्बरेशन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 में आते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो याद रखिएगा उसका डिसोसिएशन आयंस में जरूर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो आयंस में जरूर ब्रेक हो जाएगा। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है H प्लस और Cl माइनस आयंस में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। कॉपर सल्फेट भी ब्रेक डाउन हो जाएगा Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब देखिए एक्वस मतलब होता है पानी, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl। अब NaCl भी अगर आप देखेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन केरोसिन ऑयल जो है इसमें कोई भी आप देखेंगे तो आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ डिवाइस टू ऑब्टेन। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या किससे क्या मिलता है हम लोग को? ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल से हम लोग को मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? तो केमिकल एनर्जी को याद रखिएगा, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है किससे? केमिकल एनर्जी से। किसमें? इलेक्ट्रिक सेल में। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें कहा गया व्हेन लाइटनिंग पासेस थ्रू एयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। अब देखिए जब लाइटनिंग एयर से पास होती है, ठीक है, आप लोग ने सुना होगा नाइट्रिफिकेशन, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, जब उस पे इलेक्ट्रिसिटी पड़ती है, लाइटनिंग जब उस पे पड़ती है, तो क्या होता है? ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर भी है, तो ये नाइट्रेट्स वाटर में मिलके क्या बना देते हैं? नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इफ एन आई कैन नॉट क्लियरली सी आइदर द नियरर, मतलब पास की चीज भी नहीं देख सकते है आई, और साथ ही साथ दूर की चीज भी नहीं देख पा रही है, तब जो डिफेक्ट होता है उसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, अगर केवल ये होता कि पास की चीज क्लियरली नहीं देख पा रही है, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें साफ नहीं दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें साफ दिखती हैं। और मायोपिया क्या होता है? जिसमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन पास की चीजें साफ दिखती हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। ठीक है, 35 तक क्वेश्चन है हमारे पास में। 32 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस विद इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है? तो इरेक्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। डिमिनिश्ड नहीं होती है, सेम साइज की होती है। कैसी होती है? सेम साइज की होती है। ठीक है, नॉट अ केस बोला था ना, तो सेम साइज की होती है, यहाँ पर डिमिनिश्ड नहीं होगी। सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, ये सही है। वर्चुअल होती है, भी सही है। ठीक है, तो कौन सी नहीं होती है? तो डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कभी नहीं होगी। प्लेन मिरर में कैसी इमेज फॉर्म होगी? सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का पार्ट इसमें से क्या नहीं है? तो एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स भी हैं, मीटियोर्स भी हैं, कोसार्स जो हैं, ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स। अब देखिए जो स्टार का कलर होता है, आपने देखा होगा स्टार के कलर्स अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, कोई रेड दिखता है, कोई येलो दिखेगा, तो वो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहे हैं। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? टेम्परेचर को वो इंडिकेट करते हैं। एवरेज डायमीटर ऑफ अर्थ। अब देखिए रेडियस याद रखिएगा, रेडियस जो होती है अर्थ की वो होती है 6400 किलोमीटर। अब डायमीटर क्या हो जाएगी? इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 12800 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए ऑप्शन जो है, ठीक है, वही अप्रोक्सीमेट सही है, बाकी तो बहुत ज्यादा है, बस यही वाला सही है। इसलिए ए ऑप्शन 12880 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों ने शायद गलत कर दिया, 12800 होगा, 1288 नहीं होगा, 12800 होगा। ठीक है, इतना किलोमीटर होता है एवरेज डायमीटर किसका?
अर्थ का। तो ये क्वेश्चंस जो थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।